Good morning, students. So, in this lecture, we will discuss the process scheduling techniques. What are the scheduling? Not the techniques. We'll first of all we'll understand what are the process schedulers. So let's move on. So, what first of all we'll understand what do you mean by process scheduling. So, process scheduling is the activity of the process manager that handles the removal of running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के तहत प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, रिमूव करता है रनिंग प्रोसेस को, हैंडल्स करता है और किसको हैंडल करता है, रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस और सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस। तो किस तरीके से रनिंग प्रोसेस को रिमूव किया और किस तरीके से सिलेक्शन किया, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते किया जाता है और इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस शेड्यूलिंग। So it is an essential part of multi-programming operating system. Such operating system allow more than one process to be loaded in the executable memory at a time. Loaded process shares the CPU using time multiplexing. Fine. तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्रोग्राम एक साथ हैंडल किए जा रहे हो। वन एट अ टाइम, वन प्रोसेस एट अ टाइम विल बी एग्जीक्यूटेबल ऑन द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू की। OS maintains all the PCBs in the process scheduling queue. तो जो भी हमारा OS होता है वो क्या करता है, वो सारी की सारी जो PCBs होते हैं उनको मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ सेपरेट क्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट। एक हर एक प्रोसेस स्टेट की एक अलग अलग क्यू होती है, उसको मेंटेन करता है। PCBs ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सेम एग्जीक्यूशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्यू। तो जितने भी पीसीज हैं ऑल द प्रोसेसेस के जो कि सेम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो वो एक ही सेम क्यू के अंदर रखे जाते हैं। When the state of the process is changed, its PCB is unlinked from the current queue and moved to its new state queue. तो जैसे हमारा प्रोसेस का चेंज होता है तो पीसीबी अनलिंक कर देता है उसको करंट क्यू से और दूसरी उसकी न्यू स्टेट क्यू में उसको रख देता है। नाउ अब हम वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग क्यू। तो हमारे पास तीन तरह की क्यू होती है। नंबर वन इज द जॉब क्यू, सेकंड वन इज द रेडी क्यू एंड थर्ड वन इज द डिवाइस क्यू। Job queue keep all the process in the system. So this is my job queue which keeps all the process in the system. Ready queue keep a set of all process residing in the main memory, ready and waiting to execute. ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं जो कि रेडी हैं वो रेडी क्यू के अंदर रहेंगे। और न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू। तो जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा वो इस रेडी क्यू में रखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास होती है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू is nothing, is a process which are blocked due to the unavailability of the IO device constitute this queue. तो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं जो कि ब्लॉक कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, वेटिंग स्टेट में कर दिए गए हैं ड्यू टू द IO डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू। ठीक है, उसके बाद OS कैन यूज अ डिफरेंट पॉलिसीज टू मैनेज ईच क्यू लाइक FIFO, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। तो दीज आर द क्यूज वी हैव। ठीक है, दीज आर द टेक्निक्स ऑल्सो ऑफ द शेड्यूलिंग टेक्निक्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हमारे पास होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद राउंड रॉबिन होती है, प्रायोरिटी होती है। दीज आर द शेड्यूलिंग टेक्निक्स, वी विल डिस्कस इट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर व्हिच डिटरमाइंस हाउ टू मूव प्रोसेसेस बिटवीन द रेडी एंड रन क्यू। ठीक है, जो शेड्यूलर होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं हाउ टू मूव द प्रोसेस बिटवीन द रेडी क्यू एंड द रन क्यू व्हिच कैन ओनली हैव वन एंट्री पर प्रोसेसर कोर ऑन द सिस्टम in the above diagram. It has been merged with the CPU also. तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि अगर मेरे पास यूनी प्रोसेसर सिस्टम है तो उस यूनी प्रोसेसर सिस्टम में एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम लोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। लेकिन चूंकि आजकल डुअल कोर i3, i5, i7 प्रोसेसर्स हैं जिसमें के मल्टी प्रोसेसर्स का आज का जमाना है, तो मल्टी प्रोसेसर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टी प्रोग्रामिंग इन द रियल सेंस कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। We have discussed all these things in the last lectures. अब हम बात करेंगे टू प्रोसेस मॉडल में। तो हमारे पास एक और नया मॉडल, एक और नए तरह का मॉडल होता है जिसे हम टू प्रोसेस मॉडल कहते हैं। इस प्रोसेस मॉडल के अंदर सिर्फ दो ही स्टेट होते हैं, या तो मेरा प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा या नॉट रनिंग स्टेट में होगा। सो रनिंग स्टेट का मतलब यह है कि व्हेन द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट एंटर्स इनटू द सिस्टम एज अ रनिंग स्टेट। तो जैसे ही मेरा प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा तो एक सिस्टम में मेरा मेमोरी में लोड हो जाएगा और वो मेरा क्या कहलाएगा, रनिंग स्टेट में। मतलब प्रोसेस क्रिएशन को ही इसमें क्या मान लिया गया है, रनिंग स्टेट को मान लिया गया है। नॉट रनिंग स्टेट का मतलब यह है कि प्रोसेसेस दैट आर नॉट रनिंग आर केप्ट इन अ क्यू
waiting for their turn to execute. जो प्रोसेस मेरे रन नहीं हो रहे हैं उनको नॉट रनिंग स्टेट में माना गया है और उनको एक क्यू में रख लिया गया है जो कि वेट करेंगे फॉर देयर टर्न टू एग्जीक्यूट. ईच एंट्री इन द क्यू इज द पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस. जितनी भी एंट्री होगी हर एक एंट्री एक पॉइंटर होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस. फाइन. सो क्यू इज इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग लिंक लिस्ट. आई होप you have a knowledge of linked list. You know what is linked list and you know how to implement the queue using linked list. So if you are interested, then you can implement the queue and you can show me the code also by using the linked list. But ये जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स के if you are writing the code then you have to use the paper pencil. Fine. So I believe in a paper pencil coding. तो आप मेरे को पेपर पे पेंसिल से लिख के कोड लिख के बताएं टू इम्प्लीमेंट द क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड. फाइन. नाउ आई विल टेल यू द रोल ऑफ द डिस्पैचर. So there is a one thing which is known as the dispatcher, which is used in this two process model. When the process if interrupted, the process that process is entered in the waiting queue. तो क्या होता है कि प्रोसेस हमारा सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोसेस हमारा वेटिंग क्यू में जाता ही क्यों है. प्रोसेस स्टूडेंट्स मेरा वेटिंग क्यू में इसलिए जाएगा क्योंकि वो इंटरप्ट होगा, या तो उसको कुछ आयो चाहिए होगा या उसको कोई और अदर रिसोर्सेज चाहिए होंगे. दिस लीड टू द टू पॉसिबिलिटी. वन, इट इज अबॉर्टेड और डिस्कार्डेड. या तो उसको अबॉर्ट कर दिया होगा, रोक दिया गया होगा, या डिस्कार्ड कर दिया होगा, या मतलब खत्म कर दिया होगा. टू, इट इज रिक्वेस्टेड फॉर द रिसोर्सेज. ठीक है, या तो उसको अबॉर्ट कर दिया होगा. सेकंड, या फिर वो अपने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा होगा. इन ईदर केस डिस्पैचर सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द क्यू फॉर एग्जीक्यूशन. चाहे उसे अबॉर्ट कर दिया हो या डिस्कार्ड कर दिया हो या फिर रिसोर्सेज की जरूरत के लिए वो वेटिंग स्टेट में किया गया हो, डिस्पैचर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा उस प्रोसेस को फ्रॉम द क्यू फॉर एग्जीक्यूशन. फाइन. Now we will see the scheduler. Scheduler, they are the special type of system softwares which handles process scheduling in various ways. Their main task is to select the job to be submitted into the system and to decide which process to run. ठीक है. शेड्यूलर कुछ नहीं होता. शेड्यूलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ये डिसाइड करेगा कौन से प्रोसेस को हमें शेड्यूल करना है, कौन से प्रोसेस को मेरे को किस स्टेट में चेंज करना है या एग्जीक्यूट में लाना है. तो ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. So first of all, we will see the long-term scheduler. It is also called as a job scheduler. A long-term scheduler determines which program is admitted to the processor for execution. ठीक है, इसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं. और ये डिटरमाइन करता है कि कौन से प्रोसेस को, कौन से प्रोग्राम को हमें एडमिट करना है या प्रोसेस को एडमिट करना है प्रोसेसर को फॉर द एग्जीक्यूशन. इट सेलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड देम इनटू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन. ये प्रोसेस को क्यू से उठाता है, रेडी क्यू से उठाता है और उसको इसमें डाल देता है वो मेन मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन. प्रोसेस लोड इनटू द मेमोरी फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग. उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, मेमोरी में लोड हो जाता है फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेड्यूलर इज टू प्रोवाइड द बैलेंस मिक्स ऑफ आईओ बाउंड प्रोसेस एंड द सीपीयू बाउंड प्रोसेस. यहाँ पे सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया. इट इज नॉट वीपीयू, इट इज सीपीयू. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोसेस. वो प्रोसेस जो कि आईओ की रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो प्रोसेसर की रिक्वेस्ट करेंगे. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, एक इस तरह का बैलेंस मिक्सचर बनाता है जिसमें के इक्वल नंबर ऑफ आईओ बाउंड प्रोसेस भी रहें और इक्वल नंबर ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी रहें. तो इसलिए क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे मेरा जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कंट्रोल होगी. If it is stable, then the average rate of creation of process is equal to the average rate of departure of the process from the system. ठीक है, तो ये इसको मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को मेंटेन करेगा. टाइम शेयरिंग सिस्टम है नो लॉन्गर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. जितने भी हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था मल्टीटास्किंग के, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स को काम में नहीं लेते हैं. फाइन. नाउ वी विल सी द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीपीयू शेड्यूलर. Its main objective is to increase the system performance in accordance with the chosen set of criteria. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना. हमारा पूरा का पूरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम किस तरीके से सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज अ चेंज ऑफ द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस. CPU scheduler selects a process among the processes that are ready to execute and allocate CPU to one of them.
तो क्या करता है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डालता है, सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट करता है प्रोसेस अमंग द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट सीपीयू टू वन ऑफ देम। उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आल्सो नोन एज डिस्पैचर मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर फास्टर देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बट ऑब्वियस है जो हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स हैं वो बहुत फास्टर होंगे एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसके बाद बात हम करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर की। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग का पार्ट है। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी, इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, रिड्यूस करती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या करती है, मेमोरी से प्रोसेस को रिमूव कर देती है। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड आउट प्रोसेस, तो जितने भी मेरे प्रोसेस जो स्वैप्ड आउट हुए हैं उनको ये हैंडल करती है। द रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड इफ इट मेक्स एन आईओ रिक्वेस्ट। तो अभी क्या हो रहा था कि वो मेन मेमोरी से नहीं हट रहा था, लेकिन मीडियम टर्म शेड्यूलर में क्या होता है कि वो मेन मेमोरी से हट जाता है। तो जैसे ही वो आईओ रिक्वेस्ट करेगा वो मेन मेमोरी से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। A suspended process cannot make any progress towards completion. In this condition, to remove the process from main memory and make space for other processes, the suspend process is moved to the secondary storage. मतलब कि ये हार्ड डिस्क में चला जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, वो हार्ड डिस्क में नहीं जा रहा था, वो मेन मेमोरी में ही रहता था, वो वेटिंग स्टेट में चला जाता था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्वैपिंग। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो स्वैपिंग में क्या होता है, रोल इन और रोल आउट होता है। इसके अंदर प्रोसेस मेन मेमोरी से ही हट जाता है। अगर जैसे मान लो उसको एक इंटरप्ट आया, उसको आईओ रिक्वेस्ट आई, तो क्या होगा, वो मेन मेमोरी से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाएगा। द प्रोसेस सेट टू बी स्वैप्ड आउट और रोल्ड आउट। स्वैपिंग में बी नेसेसरी टू improve the process mix. Fine. Now we will see the context switching. Context switching is a mechanism to store and restore the state or the context of the CPU in process control block so that a process execution can be resumed from the same pointer at a time. इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक लाइफ टाइप एग्जांपल बताता हूँ। लेट सपोज कि आप एक गेम खेल रहे हैं, इसी बीच में आपकी फादर का कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे, गेम खेलते रहेंगे या फादर के कॉल को अटेंड करेंगे? बट ऑब्वियस है कि आप फादर के कॉल को अटेंड करेंगे। तो जो आप गेम खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, वो गेम जो होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नो मैटर्स कि आप वो कंटिन्यू कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो जैसे ही आप कॉल अटेंड करेंगे, आप कॉल को पूरा कर लेंगे, और जब आप उसको बंद कर देंगे, कॉल को फिनिश कर देंगे, तो क्या होता है, वो दोबारा गेम वहीं से रिज्यूम बैक होता है। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्विच। आपको दोबारा से गेम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट होगा गेम। या फिर आप मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, वहीं से स्टार्ट होंगे। तो ये कहलाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इन अ कॉन्टेक्स्ट स्विचर एनेबल्स अ मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर अ सिंगल सीपीयू। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली किस पे काम करती है, मल्टीटास्किंग पे। अभी मैंने आपको बताया था टाइम स्लाइसिंग, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम स्लाइसिंग दे देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो काम करती है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोसेस वन आया, प्रोसेस वन सेव्स की उसने P1 की स्टेट, उसके बाद प्रोसेस 2 आया, रिस्टोर्स द P2 स्टेट, फिर उसके बाद P2 आया, सेव द P2 स्टेट, उसके बाद P1 आया, रिस्टोर्स द P1 स्टेट। तो आपने देखा यहाँ पे P1 प्रोसेस आया, फिर उसके बाद P2 प्रोसेस आया। तो क्या होता है कि जब भी जो प्रोसेस मेरा वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो वो क्या होता है, उसका जो एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर से उठ के कहाँ पे जा जाता है, स्टैक में आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके एड्रेस कहाँ पे लोड हो जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर पे, और वो फिर वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही वो फिनिश स्टेट में आता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा उस स्टैक से उस एड्रेस को उठाता है और उसको लोड कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रिज्यूम बैक करेगा, उसकी करंट स्टेट से ही वो रिज्यूम करेगा। So that is the example of multitasking, and that is the mechanism of context switching. So when the scheduler switches the CPU from executable one process to execute another process, so this is the thing uh, stored in the process control block. After this, the state of process run to the next and loaded into its own PCB and used to set the PC register. At that point, the second process can start executing. So to avoid the amount of context switching time when the process is switched, the following information is to be stored: program counter, scheduling information, base and limit register, currently use register, change state, IO state information, accounting information. तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये स्टोर्ड हो जाती हैं फॉर द लेटर यूज। इसी की वजह से जो करंट स्टेट होती है प्रोसेस की, वो तैयार है। So by this I end this lecture. I hope you find it informative.
So if you have any doubt, you can ask me. Thank you.